आज हम फसलों के त्यौहार आगे पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किसी बच्चे के घर में कैसे मनाई गई थी फसलों के त्यौहार, और जाना था कि वो बिल्कुल ठंड के मौसम में मनाई जा रही थी। इसको खिचड़ी भी कहते हैं। अब हम क्या आगे पढ़ेंगे। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। बच्चों, जनवरी में सभी प्रांतों में, भारत के लगभग सभी स्टेट्स में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है जो फेस्टिवल क्रॉप से रिलेटेड होता है। कोई फसलों के त्यौहार तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। अब क्योंकि भारत बहुत विभिन्नताओं का देश है, कई जगह तो फसल तैयार हो चुकी होती है इस टाइम, और कई जगह ठंड पड़ रही होती है, इस वजह से फसल छोटी छोटी हो जाती है। तो लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब ठंड कम होगी और धीरे धीरे फसल जल्दी जल्दी बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। सभी प्रांत और सभी इलाके अपने अपने तरीके से फसलों से जुड़े त्यौहार मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो फसल उग रही है वो अच्छी उगेगी, और कई इलाकों में फसल कट के घर आ चुकी होती है, इसकी खुशी मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ये सभी त्यौहार खेती और फसलों से जुड़े हुए हैं जो भारत के अलग अलग इलाकों में मनाए जाते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि कुछ जगह कैसे मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। झारखंड में इस त्यौहार को सरहुल कहते हैं और इसको बड़ी उत्साह से मनाते हैं, और ये त्यौहार 4 दिनों तक मनाते हैं। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। झारखंड में बहुत सारी जनजातियाँ और आदिवासी लोग रहते हैं, तो ये इसको अलग अलग समय में मनाते हैं और अलग अलग तरीके से मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है कि जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो इस दिन बच्चों साल के पेड़ की पूजा होती है। साल एक प्रकार का वृक्ष है और इसमें फूल भी आने लग जाते हैं, और मौसम उसके बाद, इस त्यौहार के बाद, ये माना जाता है कि मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। स्त्री पुरुष पूरी रात नाचते गाते रहते हैं, क्योंकि फसल कट के आई होती है घर पे, और वहाँ पर चारों तरफ फैली हुई है, छोटी छोटी घाटियाँ फैली हुई हैं, लंबे लंबे साल के वृक्ष हैं, आसपास छोटे छोटे गांव भी बसे हुए हैं। सब मिलकर सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। बच्चों, लिपे पुते इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ जो घर हैं वो कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं। उसको मिट्टी से उन्होंने दोबारा से पेंट किया है, मिट्टी से ही उसको मिट्टी लगाई है वहाँ पर। करीने से बुहारे का मतलब बिल्कुल सफाई से झाड़ू लगाया हुआ है और सजाया है। उसके बाद उन्होंने नृत्य किया है, पंक्ति में एक लाइन में खड़े होकर कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर जाकर वो फूलों के पौधे भी लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। इस त्योहार में हर घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? चंदे में वो लोग पैसे नहीं मांगते, क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। वहाँ पर ये चीज़ें फेमस है, प्रचलित हैं, इसलिए वहाँ लोग मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। उसके बाद लोग बनाते हैं इस खाने को और फिर खेलते हैं।
तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। इस त्यौहार में 4 दिन का त्यौहार था, तीसरे दिन पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरेई के फूल पहनते हैं। लोग सरेई के फूल पहनने का भी यहाँ पर रिवाज है। इस दिन से वसंत ऋतु की आने की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से ठंड कम हो जाती है और लोग मानते हैं कि वसंत ऋतु शुरू हो गई है। धान की भी पूजा होती है। धान जिससे चावल बनता है, इसकी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जिस धान की पूजा करते हैं उसको फिर अगली फसल में वो लोग बोते हैं। आगे अब हम जानेंगे तमिलनाडु में कैसे मनाते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर उसको पोंगल कहते हैं। जैसे झारखंड में सरहुल कहते थे, वैसे ही तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुँचती है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल और अरहर कटकर सभी के घर में पहुँच जाती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। नए धान को कूटकर फिर चावल बनाया जाता है। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हर घर में नए चावल और दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए गैस पे नहीं रखते या चूल्हे पे नहीं रखते, उसको धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। उसको साबुत हल्दी को मटके के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। इसको धूप में रखते हैं 10 से 12 बजे तक। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके के बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, ये स्वर सुनाई देते हैं। सब लोग इस बोलते हैं पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। इसका मतलब है खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर अभी हमने ये जाना कि तमिलनाडु में कैसे मनाते हैं। अब हम देखते हैं गुजरात में कैसे मनाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा है। यहाँ पर गुजरात में मकर संक्रांति वाले दिन पतंग ज़रूर उड़ाई जाती है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। यहाँ पर गुजरात में लोग बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं। छोटे बच्चे बड़े सब उड़ाते हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। इतनी पतंगें उड़ती हैं कि सूर्य भी दिखना मुश्किल हो जाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि कुमाऊं में कैसे मनाते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में इस त्यौहार को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आटे और गुड़ को गूंथकर बनाया जा रहा है। बच्चों, आप देखेंगे कि जहाँ पर जिस भी प्रदेश में जो चीज़ मिलती है, जहाँ पर चावल मिलते हैं वहाँ पर चावल की पूजा की जाती है। जहाँ पर गेहूँ की फसल ज़्यादा उगती है वहाँ पर गेहूँ से बने हुए चीज़ों से पूजा की जाती है। आटे, यहाँ पर कुमाऊं में हमने देखा कि आटे और गुड़ को, वहीं तमिलनाडु में हमने देखा था कि चावल और दूध की पूजा की जा रही थी, कि पकवान बनाए जा रहे थे। अब आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। इसको अलग अलग शेप्स दिए जाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। इसको तलने के बाद एक माला सी बनाई जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। माला के बीच में संतरे और गन्ने की गंडेरी भी डाली जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह से करते हैं। बच्चों को ये काम बहुत पसंद आता है। सुबह बच्चों को माला दे दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों पर चले जाते हैं। बच्चों, कुमाऊं जो है ठंड वाला प्रदेश है, इसलिए उससे पहले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, तो ज़्यादातर पक्षी पहाड़ों के से चले जाते हैं। पर धीरे धीरे मकर संक्रांति के बाद पक्षी आने लगते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। ये पक्षियों से मांग रहे हैं जो भी उनकी कामना है, जो भी वो चाहते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने का। बच्चों, आपने देखा कि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, कुमाऊं में, सब जगह अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से, जो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, वैसे
मनाया जाता था, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है, ये तो हमने पढ़ा। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है। बच्चों, ये तो कई लोग स्नान बहुत मानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्नान किया जाए, तो इसके लिए नदियों में बहुत बहुत भारी मात्रा में लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं। गंगा नदी में भी स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है इस दिन। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। लोग ठंडे पानी में, बहुत ठंड पड़ती है, जनवरी के मध्य का त्यौहार है ये, पर फिर भी बर्फीले पानी में भी वो कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ नहाने पहुंच जाती है कि तिल तक, क्योंकि तिल की पूजा होती है, तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान देना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो इस दिन तिल की भी पूजा की जाती है और तिल को अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे बच्चों, तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। अब आपको बताना है कि आपके घरों में ये त्यौहार कैसे मनाते हैं। आप अपने से बड़ों से भी पूछ सकती हो। आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको भी पता है कि आपके यहाँ ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो, आपको बताना है कि आप कोई और त्यौहार मनाते हैं क्या। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकारी जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मतलब कि लोग रहते एक ही इलाके में, पर इसको मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बच्चों, हमने जाना कि भारत विभिन्नताओं का देश है। एक फसलों का त्यौहार है, लगभग एक ही समय में मनाया जा रहा है, पर सब लोग इसको अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। बच्चों, आप इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि पठन क्रिया से आपकी पठन में सुधार होगा और पढ़ने में सुधार होना बहुत ही आवश्यक है। और इसको बार बार पढ़ने से आपको पाठ भी समझ में आएगा। आप घर में रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, और अगली वीडियो में हम इसके आगे का कार्य करेंगे, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।